हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमने अपने वीडियो के पहले भाग में वर्णमाला के विषय में पढ़ा था। चैप्टर था हमारा वर्ण विचार। वहाँ पे हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, स्वरों के बारे में पढ़ा था और अयोगवाह के विषय में पढ़ा था। अब आइए इसी क्रम में वर्ण विचार के ही दूसरे भाग व्यंजनों को पढ़ते हैं। बिना देर किए इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। व्यंजन का नाम सुन के रसगुल्ला या ऐसी कोई चीज़ खाने की इच्छा ना करें, क्योंकि व्यंजन का मतलब वो व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन वर्णमाला वाले हैं और इन व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिसका विवरण इस प्रकार से है जैसा कि आपको इस पेज पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं या व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी सांस मुंह के अंदर से टकरा कर कहीं ना कहीं टकरा जाती है, जैसे जीभ में, मुंह के ऊपर के भाग में, दांत में, तालू में कहीं ना कहीं टकरा करके निकलती है ना। जब हमारी सांस मुंह में से टकरा के निकलती है तो उन ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ऐसा कहने का क्या मतलब है? ऐसा कहने का ये मतलब है कि जब जब हम स्वर व्यंजनों को बोलते हैं, है ना, जब जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तब तब एक स्वर उसकी आके मदद करता है। जैसे हम कमल बोल रहे हैं, हम कमल बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? क म ल। ये कमल हम बोल रहे हैं। इस क में एक क के साथ अ भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये समझ लीजिए कि जब संस्कृत की खोज हुई थी तो वहाँ पर क अपने मूल रूप में, यानी जब खोजा गया था तो वो इस तरह से था। और हमने क एक वर्ण है जिसका उच्चारण करने के लिए इसमें अ जुड़ जाता है। जब अगर हमसे कोई कहे क लिख के दिखाओ, हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये पर हमने क नहीं लिखा है। हमसे कहा गया क लिखने के लिए कहा गया है, अब ये हमने क लिखा। पर हमने कहा कमल लिखिए तो हमको ऐसा ही का लिखना पड़ेगा, क्योंकि कमल, कमल में, क्योंकि हम ऐसा कहें कि इसको आप बोल के दिखाइए, कोई नहीं बोल सकता है जब तक इसके आगे कुछ और हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं? क्या, क्या, आधा क य और या के साथ एक आ की मात्रा जुड़ी हुई है। जब तक इसको हम किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे हम इसको बोल नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि ये अक्षर क्या है? आधा है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। आपने जब हम पिछला भाग पढ़ रहे थे तो हमने अयोगवाह के विषय में भी आपको बताया था कि अयोगवाह भी बिना स्वरों की मदद के नहीं बोले जा सकते हैं, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं तो ये तो हमने अ बोला और इसी के ऊपर हमने बिंदी जोड़ दी, तो अब हम बोल पा रहे अंग, है ना। इसी तरह से इसी के आगे हमने विसर्ग जोड़ दिया, तब हम बोल पा रहे हैं अह। इसी पे हमने ये बोल दिया अंग। तो ये क्या है? जब तक हम किसी स्वर की मदद नहीं लेंगे, जैसे हम लिखते हैं गंग, तो जब तक हम किसी स्वर की मदद नहीं लेंगे तब तक हम इनको बोलने में असमर्थ हैं। किसको? अयोगवाह को और व्यंजनों को, दोनों ही बिना स्वर की मदद के नहीं बोले जा सकते हैं। एक तरह से समझ लें कि स्वर बड़े परोपकारी हैं, ये सभी की मदद करते हैं। जैसे ही हम कुछ बोलने की इच्छा करते हैं तुरंत स्वर आकर के पकड़ लेते हैं। जैसे हमको बोलना है चाची, क्या बोलना है? चाची, चाची बोलना है तो एक च है, इस च में एक बड़े आ की मात्रा है, फिर च है और फिर बड़ी ई की मात्रा है ना। और ये जैसे च बोले उसमें एक आ आके जुड़ा, तभी हम इसको बोल पा रहे हैं। हम कहें इस आधे अक्षर को बोल के दिखाइए, कोई नहीं बोल सकता है ना। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब आ जाइए स्वरों की आवश्यकता होती है, ये बात आप समझ गए। अब ये समझिए कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? क वर्गः, च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः।
और हर वर्ग के सामने 5-5 अक्षर लिखे हुए हैं, है ना, 5-5 वर्ण लिखे हैं। अभी मैंने ही बताया और मैं फिर से इसको अक्षर बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रायः समान अर्थ में प्रयोग होते हैं। जनरली लोग इसको इसी तरह से प्रयोग करते हैं, इसलिए वो बार बार स्वभावगत गलती है, सभी से हो जाती है। परंतु ये समझ लीजिए कि वर्ण लिखा है। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण आते हैं। हम बोल रहे हैं क, पर इस बोलने में तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, बिना स्वर की मदद के हम बोल नहीं सकते। लिखने में हम इनको ऐसे लिख ज़रूर सकते हैं, है ना। कैसे लिखा है? सभी अक्षर आधे लिखे हैं, ये मूल रूप में लिखे हैं और ये क्या है? वर्ण हैं। और जब हमने ऐसा लिख दिया तब ये एक अक्षर है ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि क वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में होते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में होते हैं प, फ, ब, भ, म। अच्छा, अब यहाँ पे एक शंका ये हो सकती है या एक जिज्ञासा ये हो सकती है कि क के साथ में हमने क के बाद खा को ही क्यों रखा है, छ को क्यों नहीं रखा है? ऐसा इसलिए है कि इनको जैसे जिस बच्चे के अंदर जिसको ज्ञान, उसको उस तरह की कक्षा में रखा जाता है। जिन बच्चों को कम ज्ञान है उनको 5th में रखा गया, जिनको थोड़ा और आता है उनको 6th में, जिनको और आता है उनको 7th में। उसी तरह से इनके साथ भी है कि जो एक जगह से बोले जा रहे हैं उनको एक जगह रख दिया गया है, जो दूसरी जगह से बोले जा रहे हैं उनको दूसरे को दूसरी। इसी तरह से जब देखिए आप क, ख, ग, घ, ङ बोल रहे हैं तो आपको अपने गले में ही ऐसा लग रहा है जैसे जीभ रगड़ खा के आ रही है, घर्षण करके आ रही है। इसीलिए क, ख, ग, घ, ङ इन 5 को एक क्लास में बैठाया गया है। और च, छ, ज, झ, ञ जब आप इसको बोलते हैं, बार बार आप बोल कर देखिए तो आपकी जीभ दांत जहाँ से जुड़ रहा है ऊपर वाले हिस्से में टच होती है, जिसको हम तालू बोलते हैं। ये सभी के सभी वहीं पे बार बार जीभ जाती है। च, छ, ज, झ, ञ जब आप इसको बोलते हैं आपकी जीभ उसी जगह जाती है, इसलिए इनको एक क्लास में रखा गया है। ट, ठ, ड, ढ, ण बोलते हैं आपके मुंह का सबसे ऊपरी हिस्सा पलट के जीभ वहाँ टच करती है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं, और हिंदी में भी मूर्धा ही बोलते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ण हम जब इनको बोल रहे हैं हमारी जीभ बार बार पलट के वहाँ चली जाती है, इसीलिए इन सभी को एक ही क्लास में रखा गया है। इसी तरह से त, थ, द, ध, न जब इनको बोलते हैं तो सीधे दांत पे हमारी जीभ टकराती है, इसलिए इनको एक क्लास में बिठाया गया है। फिर लिखा है प, फ, ब, भ, म। इनको बोलने के लिए हमारे होंठ आपस में टक्कर खा रहे हैं, है ना। इसीलिए इन सभी को ओष्ठ यानी होंठ, संस्कृत में होंठ को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। इसीलिए इनको ओष्ठ स्थानीय प वर्ग में रखा गया है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या आगे, इसके आगे देखिए ये क्या लिखा है? स्पर्शा यहाँ लिखा है ना, ये देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है स्पर्शा। इनको स्पर्शा क्यों कर रहे हैं? अभी हमने इसका उत्तर दे दिया आपको। जीभ जो है हमारी गले में रगड़ खा के आ रही है। च, छ, ज, झ, ञ बोल रहे हैं, तालू में टकरा जा रही है जीभ, है ना, टकरा जा रही है, छू जा रही है। स्पर्श मतलब टच, छू जाना। तो जहाँ पर हमारी जीभ टच करके निकलेगी, जिन अक्षरों को बोलते समय हमारी जीभ कहीं ना कहीं टच कर जाएगी, उन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनको बोलते समय हमारी जीभ कहीं ना कहीं टच कर जाए, स्पर्श कर जाए, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अगर आप आगे तक पढ़िए, BA MA तक पढ़िए, तो वहाँ पे आप एक सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र यानी कि फॉर्मूला, जैसे आप मैथ्स फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं, उसी तरह से संस्कृत भी फॉर्मूले पे चलती है। वहाँ पर एक फॉर्मूला है, सूत्र है, कादयो मावसानाह स्पर्शा, यानी क से लेकर, देखिए क्या बोले, कादयो मावसानाह, म यानी क से लेकर के म तक जिनका अवसान होता है, अवसान मतलब ख़त्म होते, क से लेकर के म तक जितने हैं इतने स्पर्श कहे जाते हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब क्या लिखा है? य, र, ल, व, और इसके बगल में लिखा है अंतस्थाह। अंतस्थाह
अंतः माने अंदर, और स्थाः मतलब बैठे हुए, रखे हुए, जो अंदर रखे हुए, यानी जो कहीं हमारे शरीर का बहुत अंदर का हिस्सा है, वहाँ पर जब कोई दबाव पड़ रहा है, वहाँ से जो ध्वनि निकल रही है उसे हम अंतस्थ बोलते हैं। आप बिल्कुल बढ़िया से बोलिए इसको, य र ल व। आपको सीधे अपनी नाभि पर जोर महसूस होगा। आप जब एकदम सही से बोलेंगे, कितना भी कोई भी बोल ले, उसको आप जब बोलेंगे तो आपको अपनी नाभि पर ही, नाभि के पास पेट में जोर पड़ेगा। य र ल व, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। फिर लिखा है श श स ह, ये तीनों स है ना, श शलजम वाला, श खटकोण वाला, और श सरौते वाला, और ह। इनको बोलते समय अपने मुंह के सामने आप अपनी मुट्ठी बनाइए और फिर से बोलिए। क्या लगता है, आपके हाथ पर आपको गरम गरम हवा महसूस होगी। तो क्या है, जब जब इनको हम बोलते हैं हमारे मुंह से एक गर्म हवा निकलती है, और गर्म को संस्कृत में बोलते हैं ऊष्म, है ना। इसीलिए इन चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि क से म तक जिनको बोलने में हमारी जीभ कहीं ना कहीं टच कर जाती है, उनको स्पर्श कहते हैं। जिनको बोलते समय हमारे पेट में नाभि के पास जोर पड़ता है, उनको अंतस्थ कहते हैं। और श और स ह, इनको बोलते समय हमारे मुंह से एक गरम गरम हवा छूटती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब भाई एक प्रश्न ये मन में आ सकता है कि जब से हमने पढ़ना शुरू किया, सभी ने कहा क से लेकर के ज्ञ तक लिख के दिखाओ, यानी क्षत्रज्ञ कहाँ चला गया। क्षत्रज्ञ को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जब दो व्यंजन मिलकर एक वर्ण का रूप ले लेते हैं तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन मिलकर, यानी कि ये दोनों, ये क्षत्रज्ञ जो हमने पढ़ा है, ये दो व्यंजनों को मिलाकर बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ आप देख रहे हैं। क और श मिलाकर के क्ष बन जाता है। आप बोल कर देखिए, क के बाद सीधे आप षटकोण वाला श बोलिए, श, क्योंकि क के बाद श सीधे आ जा रहा है, बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। श। जब आप बोलेंगे, दोनों को एक साथ करके बोलेंगे तो अपने आप ये ध्वनि निकलती है। जैसे त और र के बीच में बिल्कुल गैप मत रखिए, बोले त्र। इसी तरह से ज और इया मिलाकर बोले ज्ञ। ज्ञ जिसको हम बोलते हैं वो शुद्ध रूप में क्या है, ज्ञ। जब आप किसी शुद्ध संस्कृत बोलने वाले से आप मिलिएगा तो ज्ञानम बोलता है, ज्ञानम नहीं बोलता, ज्ञानम। सही वर्ड उच्चारण क्या है, ज्ञानम। पर लौकिक संस्कृत में क्या है, जो हमको बोलने में सरल पड़ता है हम वही बोलते हैं। इसलिए आजकल संस्कृत पढ़ाने वाले भी ज्ञान ही बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते हैं। जबकि सही उच्चारण क्या है, ज्ञान, क्योंकि ज और इया से मिलकर के बना है। और आपने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था क्षत्रज्ञ, पर आप इसके अलावा भी श और र मिलता है तो श्र बन जाता है, द और य मिलता है तो द्य बन जाता है, द और व मिलता है तो द्व बन जाता है। ये इतने संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऐसा नहीं है कि क, जैसे देखिए हम ये कहें कि क और य, ठीक है, ऐसा लिख दें क, ठीक है, तो ये भी संयुक्त होंगे। जहाँ पर दो व्यंजन मिलेंगे वो सभी संयुक्त होंगे, पर इनके लिखने में क्या अंतर होता है। इसको ऐसा लिख देते हैं क्य, और इसमें कोई भी मात्रा जुड़ सकती है, जैसे क्यों बोल दिया हमने। जैसे ये ऊ की मात्रा ना जोड़ करके, ऊ की मात्रा ना जोड़ के हमने आ की मात्रा जोड़ दिया, आ की मात्रा ना जोड़ करके ई जोड़ दिया, है ना, और ये ना जोड़ करके हमने ये बोल दिया, ठीक। तो इसके आगे कोई ना कोई स्वर आके जुड़ गया, तो ये भी संयुक्त व्यंजन हैं। और जो ये सब लिखे हुए हैं ये भी संयुक्त व्यंजन हैं। इनको क्यों नहीं गिना गया यहाँ पे इसलिए नहीं गिना गया क्योंकि इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। इनको जब ये दोनों जुड़ जाते, क और श जुड़ते हैं, श, तो इनको लिखा कैसे जाता है, ऐसे, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया क्ष। और क्योंकि अभी इसमें अ नहीं जुड़ा है इसलिए ये ऐसा है। जब इसमें अ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये
ये तब छ बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से और भी अक्षरों को समझ लीजिए आप कि त और र को जब वो करेंगे, त और र को जोड़ेंगे तो त्र बन जाएगा। ज और ञ को जोड़ेंगे तो ज्ञ बन जाएगा। श और र को जोड़ेंगे, इनका रूप ही बदल जाता है, लिखने का ढंग बदल जाता है। क और श जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्ष। और त और र को जोड़ते हैं तो बनता है त्र। और ज और ञ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ज्ञ। और श और र को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? श्र। और द और य को जोड़ते हैं तो बनता है द्य। और द और व को जोड़ते हैं तो बनता है द्व। व्यंजन मिल करके संयुक्त रूप भी बनाते हैं। जैसे हमको लिखना है क्यारी, जैसे हमको लिखना है क्यारी, क्य या री, ये क्या बन गया? क्यारी, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे हमको लिखना है न्यारा, ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं, है ना। तो जहाँ पर दो वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है वहाँ पर संयुक्त व्यंजन होता है। क्या मैंने बोला? जहाँ पर दो वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है वहाँ संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे हम लिखें त और फिर त, ठीक है ना। जैसे महत्व, महत्व, ठीक है ना। तो ये दोनों ता के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर कोई भी दो वर्णों के बीच में, देखिए यहाँ लिखा भी है, जब दो व्यंजन वर्ण मिलकर एक रूप ले लेते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कह देते हैं। और जहाँ जहाँ दो वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है वहाँ पर संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये इतने जो हैं इनको विशेष रूप से गिना जाता है क्योंकि इनके लिखने का ढंग, किसी व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन लिख सकते हैं पर उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो अब ये सभी स्वरों की मात्रा जाननी ज़रूरी है। छोटे आ के लिए सिर्फ हमको इसका हल होता है, जो ये हल रूप होता है, जैसे हमने ये लिखा, इसका ये विसर्ग, ये हल हटा देंगे, ये हलंत हटा दें, ये नीचे जो ये डंडी लगाए थे इसी को अभी हम हटा दें तो ये क्या हो गया? पूरा हो गया। इसमें एक अ की मात्रा जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है कि क को अगर हमको मात्रा जोड़नी है तो छोटे आ की मात्रा जोड़ने के लिए हमको सिर्फ इस हल को हटा देना है। बड़े आ की मात्रा जोड़ने के लिए हमको एक डंडी जोड़ देनी है। छोटी ई की मात्रा जोड़ने के लिए हमको इधर से एक ऐसे जोड़ देना है। बड़ी मात्रा जोड़ने के लिए हमको ये कर देना है। फिर ऊ की मात्रा जोड़ने के लिए ऐसे कर देना है। बड़े ऊ की मात्रा जोड़ने के लिए ऐसे कर देना है। री की मात्रा जोड़ने के लिए ये कर देना है। बड़ी री की मात्रा जोड़ने के लिए इसी में एक और कर देना है। और ए की मात्रा जोड़ने के लिए हमको ये कर देना है। ए की मात्रा जोड़ने के लिए ये कर देना है। और ओ की मात्रा जोड़ने के लिए ये कर देना है। ठीक है ना। ओ की मात्रा जोड़ने के लिए ये कर देना है। ये सारी मात्राएं लिखी हुई हैं और इनके आगे इनसे कई प्रकार के शब्द दिए हैं। और जब हम इन मात्राओं का प्रयोग करना सीख लेते हैं तो हम इनका प्रयोग करना सीख लेते हैं। जब मात्रा सीख लेंगे तो वर्ण से हम अक्षर बना पाएंगे। ये क्या लिखा है? वर्ण लिखा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका दूसरा कोई खंड ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ये एक वर्ण है और इसमें से हमने इस हलंत को हटा दिया। अब ये अक्षर बन गया और इन अक्षरों के समूह से हम शब्द बनाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? क म ल। ये क्या है? एक अक्षरों का समूह है। इन समूह से अक्षरों का समूह है। जैसे हम बोल रहे हैं क म ल, ये क्या है? अक्षरों का समूह है।
अक्षरों का समूह मिल करके शब्द बनाता है और शब्दों का समूह मिल करके वाक्य बनाता है। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कमल, यही शब्द लीजिए, कमल को हम पूछे इसमें कितने अक्षर हैं, तो आप सीधे सीधे गिन लेंगे 1 2 3, 3 अक्षर हैं इसमें। और हम कहें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण कितने हैं कैसे गिनेंगे आप इसको? वर्ण गिनने के लिए आपको क म ल, और वर्ण कितने हैं, क के बाद एक छोटा अ है, फिर एक म है, उस म में हलंत लगा है, और फिर एक छोटा अ है, फिर ल है, और इस ल में भी एक अ जुड़ा हुआ है। अब वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि वर्ण कितने हैं इसमें, 6 हैं। अक्षर कितने हैं, 3, यानी वो जिनका खंड नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वर्ण हैं। और जिनको जब क्या कहते हैं, जिनका हम एक झटके में उच्चारण करते हैं और जिनको हम जिनको प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं, वो शब्द समूह जो है वो अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। तो वर्ण में मात्रा जुड़ जाती है तो वो अक्षर बन जाता है, और उन्हीं अक्षरों से हम शब्द और वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से आज हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर व्यंजन और व्यंजनों को पढ़ने के बाद हमने स्वरों की मात्राएं पढ़ी, और इस स्वरों की मात्राओं के बाद अब हम समझते हैं कि आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए। जहाँ पे कोई आपको शंका हो रही हो आप उसको फिर से हमसे पूछ सकते हैं, और जहाँ और कोई भी आपकी किसी दोस्त को समस्या हो उसे भी आप कहिए कि मैम से पूछ सकते हैं। तो जितना आप लोग इसको पढ़िएगा, जितना आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, एक दूसरे की समस्या सुलझती जाएगी और मुझे भी आपको पढ़ाने में मज़ा ही आएगा। तो अपने शंकाओं को, अपने विचारों को आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं आपकी जिज्ञासा को भी शांत कर सकूं, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे पढ़ाने से कुछ आपका लाभ हो रहा है। तो यदि आपको मुझे मेरे पढ़ाने से कुछ भी लाभ हो रहा है तो कृपया करके मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और हो सके तो अगर आपको कुछ लाभ हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाइए, यानी शेयर कर दीजिए। तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।